कहाँ तक चल पड़े थे हम लास्ट क्लास में? स्ट्रक्चर्स के डिस्कशन चला था। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया था ना। तो हमने कॉन्जुकेशन जो है वो कवर कर लिया है। किसको कवर किया है? कॉन्जुकेशन को। लेकिन आप जानते हैं रेजोनेंस के लिए कॉन्जुकेशन होता है तो भी रेजोनेंस होता है, कॉन्जुकेशन नहीं होता है तो भी आपका रेजोनेंस होता है। तो अब हम रेजोनेंस में वो केस कवर करेंगे जिनमें विदाउट कॉन्जुकेशन भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। कभी आपसे क्वेश्चन आए कि किस में रेजोनेंस है, किस में रेजोनेंस नहीं है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट में स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। पहला लिखिए, if adjacent atoms has vacant orbital and lone pair. If adjacent atoms has vacant orbital and lone pair. If adjacent atoms has vacant orbital and lone pair. एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक के पास लोन पेयर हो, तो उस केस में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये एक कार्बोकेटाइन आ जाता है, ये वाला कार्बोकेटाइन। तो आप सभी जानते हैं कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। तो ये इसको अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इस प्रकार की बातें कर सकता हूं कि इसके पास आप बताइए क्या है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन के पास होता ही है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? एक लोन पेयर। एक नहीं दो हैं, पर हम एक को ही दिखा रहे हैं। तो ये इसको अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। आप इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर? हम इसको स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, मतलब एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हो यहां पर। तो यहां पर ये अपना अगर इसको लोन पेयर शेयर कर दे तो ये आईओसी का बेसिक रूल लगेगा। डोनर पर कैसा चार्ज आ जाएगा और एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो आपका कार्बन तो हो गया न्यूट्रल और ऑक्सीजन ने कैसा चार्ज ले लिया है? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कभी इस तरीके से कार्बोकेटाइन आ जाता है। इस बार डोनर एटम आपका कौन बन जाता है? नाइट्रोजन। आप जानते हैं नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड के साथ क्या होता है? लोन पेयर। तो ये फिर से इसको अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है और इसको अपना लोन पेयर शेयर किया तो आपको यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। डोनर पर पॉजिटिव और एक्सेप्टर पर नेगेटिव। तो ये भी एक टाइप ऑफ रेजोनेंस है, बिकॉज आप एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। ये लिविस स्ट्रक्चर भी बना पा रहे हैं और ये लिविस स्ट्रक्चर भी बना पा रहे हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए यहां पर आपके सामने कार्बोकेटाइन है, तो बताइए कार्बोकेटाइन के पास तो आप सभी जानते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और फ्लोरीन हैलोजन है जिसके पास तीन तीन क्या है? लोन पेयर। तो ये अपने लोन पेयर क्या कर सकते हैं? तीनों में से कोई भी शेयर कर सकता है। तो अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताइए बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो डोनर पर किस तरीके का चार्ज आएगा? आप बताइए। पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर नेगेटिव। लेकिन एक्सेप्टर पर तो ऑलरेडी कैसा था? पॉजिटिव। तो वो तो क्या हो गया? न्यूट्रल। और पॉजिटिव चार्ज किस पर दिखाई देगा? फ्लोरीन पर। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए कि फ्लोरीन सर एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बेवकूफी है। आपके एटम्स अपना ऑक्टेट अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा के पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। जैसे फ्लोरीन बहुत बार आपको दो बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देता है। आपने BF3 में भी बैक बॉन्डिंग को पढ़ा है, वहां भी फ्लोरीन डोनर बना है। फ्लोरीन एक्सेप्टर नहीं बन सकता। फ्लोरीन डोनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्टर बनने में क्या होता है कि उसके वैलेंस सेल में जगह ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। अगर हमारे पास आ जाए यहां पर कार्बन और इसके पास क्या है? लोन पेयर।
बाजू में यहां पर हमारे सामने है क्लोरीन। अब उल्टा रहेगा मामला, क्या रहेगा? उल्टा रहेगा मामला। नो डाउट आपके क्लोरीन पर भी 3 3 लोन पेयर हैं, बट क्लोरीन कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज वैकेंट 3D ऑर्बिट। क्लोरीन के पास अभी भी 3D खाली पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर आप कह सकते हो क्लोरीन के पास अवेलेबल है क्या? वैकेंट 3D ऑर्बिटल। वैकेंट 3D ऑर्बिटल। और वैसे भी आपका ऑक्टेट रूल आप सभी जानते हैं सेकंड पीरियड पर चलता है, थर्ड पीरियड पर कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर कार्बन आपका डोनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डोनर। और क्लोरीन आपका क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। और ये भी आपका एक काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसमें अब नेगेटिव चार्ज आपको किस पर दिखाई देगा? क्लोरीन पर। लेकिन सर क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सेकंड पीरियड का नहीं है जो इस पर ऑक्टेट रूल चले। वापस सुनो, डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये तो ऑलरेडी कैसा था? नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया। एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये न्यूट्रल था, तो देखो इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये आपके सामने बैक बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आपका क्लोरीन केवल एक्सेप्टर बन सकता है, क्लोरीन दोनों काम कर सकता है। इधर समझेंगे सभी मेरी बात को। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, सभी का एक बार ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन आते हैं और ये सारे कंफ्यूजन आपको आईओसी की वजह से आएंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कितने लोन पेयर हैं, कितने कोई एटम बॉन्ड बनाता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बेसिक होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करना चाहें तो बताइए, क्या कार्बन यहां डोनर का काम कर सकता है? डोनर का काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ही। क्या कार्बन यहां पर एक्सेप्टर का काम कर सकता है? हाँ। तो क्लोरीन इसको अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है। तो क्लोरीन दोनों का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? दोनों का काम कर सकता है। अगर आपने आईओसी अच्छे लेवल पर पढ़ी हो, और जो कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाई आपको पता नहीं कितना चमका है, हाँ, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां पर आपका क्लोरीन क्या बन रहा है? एक्सेप्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 3D में एक्सेप्ट करता है, पर जब इलेक्ट्रॉन देता है तो 3p से देता है। क्लियर? यहां पर जो पाई बॉन्डिंग आपके सामने हुई है ना, वो कौन सा हुआ है? कार्बन की तरफ से तो 2p पाई, एंड क्लोरीन की तरफ से 3D पाई। और यहां पर इसने कार्बन की तरफ से तो कौन सा है? अभी भी 2p है। और क्लोरीन की तरफ से कौन सा है? 3p। तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हुई है वो आपका हुआ है 2p पाई 3p पाई। और यहां पर हुआ है 2p पाई 3D पाई। और आप जानते हैं 2p पाई 3p पाई में से एंड 2p पाई 3D पाई में से 2p पाई 3D पाई बेटर होता है। क्लियर? तो आपका क्लोरीन एक्सेप्टर अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू डोनर, लेकिन दोनों का काम कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3D में, और इलेक्ट्रॉन देगा तो 3p से। लेकिन आपका फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता। फ्लोरीन डोनर का काम कर सकता है, एक्सेप्टर का काम नहीं कर सकता। क्या फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर सकता है? हाँ, पर एज डोनर, एज एक्सेप्टर नहीं। मान लीजिए यहां पर आपके सामने कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आप चाहें कि इधर आप इस प्रकार से बैक बॉन्डिंग करवा दें जैसा आपने यहां करवाया था, माफी चाहेंगे, ऐसी गलती आप ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप तो बिल्कुल ऐसा ही बना दोगे कि डोनर पर कैसा? पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर कैसा? नेगेटिव। आप बोलोगे सर आपने यहां भी तो यही किया था, वहां क्या दिक्कत हो गई आपको? भाई साहब इसके वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने, जो कि कभी हो नहीं सकते। तो फ्लोरीन एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा, डोनर का काम करेगा। क्या फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा? यस, बट एज ए डोनर। क्लोरीन दोनों का काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज ए डोनर, इट कैन एक्ट एज ए एक्सेप्टर। किसी के पास लोन पेयर है तो एक्सेप्ट कर लेगा, किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर शेयर कर देगा। तो ये भी आपका एक रेजोनेंस का ही स्पेशल केस है, जहां पर विदाउट कॉन्जुकेशन आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। टेक्निकली मुझे यहां तक बात करनी चाहिए थी, पर मैंने थोड़ा सा आईओसी को रिवाइज करवा लिया है, क्योंकि मुझे केटाइन एनाइन की स्टेबिलिटी में इनकी जरूरत पड़ती है, और आप रायता फैला देंगे। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा दिया है क्या? नहीं नहीं, जो बिल्कुल मेरे आने से पहले बैठे थे उनकी बात हो रही है। कोई अभी आकर बैठेगा उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो चलता ही रहेगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जिस दिन ये हैंग किया मैं तुरंत इजी राइट पर स्विच करूंगा, क्लास एज इट इज चलती रहेगी। क्लियर? फिर आप मुझे अब शब्द कहेंगे, मैसेज भेजेंगे कि आज की रिकॉर्डिंग नहीं आई, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं उनके लिए ज्यादा उत्तरदायी हूं जो सुबह सुबह आकर मेरी क्लास में बैठे हैं। जो पढ़ने के लिए आए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सुलटा दिया है क्या? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे सामने, पहला तो आपने ये देख लिया कि एक डोनर बन जाए एक एक्सेप्टर बन जाए। नेक्स्ट, अगला हमारे पास केस रहेगा मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, जिनमें पोलर पाई बॉन्ड होता है ना, वो भी रेजोनेंस शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, आप लिख सकते हैं अगला स्पेशल केस में मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड, जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने फॉर्मल्डिहाइड की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछे क्या फॉर्मल्डिहाइड में रेजोनेंस है, यस। क्या फॉर्मल्डिहाइड में कॉन्जुकेशन है, नो। देखो कॉन्जुकेशन है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कॉन्जुकेशन आते ही आप एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना ही दोगे, लेकिन बिना कॉन्जुकेशन के भी मॉलिक्यूल्स आपका रेजोनेंस कर सकता है। तो इसमें किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर रहेगा पार्शियल। दोस्त ये पोलैरिटी मैंने सिग्मा में दिखाई है। किस में दिखाई है? सिग्मा में। इनफैक्ट पाई बॉन्ड में पोलैरिटी ईएन के डिफरेंस पर दिखाई ही नहीं जाती है। पाई बॉन्ड में पोलैरिटी ऐसे नहीं दिखाई जाती है। अगर पाई बॉन्ड में पोलैरिटी ऐसे दिखाई जाती तो इंडक्टिव इफेक्ट पाई पर भी काम करता। इंडक्टिव केवल किस पर काम करता है? सिग्मा पर। तो जब हम पोलर पाई बोल रहे होते हैं मतलब हम उसको रेजोनेंस से समझाते हैं। किससे समझाते हैं? अगर कोई बोल रहा है कि देखो ये पाई पोलर है ये डिफरेंस की वजह से, यकीन मानिए वो रियलिटी से कोसों दूर है, उसको नहीं मालूम है, हवा में बातें हो रही हैं। अगर मुझे इसमें पोलैरिटी दिखानी है किसके अंदर? पाई बॉन्ड के अंदर। तो आपका जब पाई बना हुआ है तो उस एटम की तरफ तोड़ दो जिसकी ईएन क्या है? ज्यादा। तो यहां पर अगर अपन बात करें बनेगा प्लस और यहां पर बनेगा माइनस, ये आपके सामने। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो आपके पोलर पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है? रेजोनेंस। इनफैक्ट हम यहीं से ही पोलर पाई बॉन्ड वालों का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर समझाते हैं कि यस योर एल्डिहाइड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इन वन ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दोस्तों जब आप पढ़ेंगे ना एग्जाम्पलर, मैं बताऊंगा कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हैं। किसने? एग्जाम्पलर ने। लेकिन जितने अच्छे दिए हैं उतने ही आंसर भी कई जगह गलत दिए हैं, कई जगह गलत दिए हैं। तो अगर आप उसी के आंसर्स पर चलोगे, और बता दूं आप क्या करोगे, किसी का सोल्ड पेपर खरीदोगे, जैसे बहुत सारी पब्लिकेशंस के आते हैं, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, जो एग्जाम्पलर ने आंसर दिया है ना उसी को ही समझा दिया।
आंसर तक चेंज नहीं किया है। आप जैसे बहुत सारे को आते हैं सोल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सेम आंसर विद एक्सप्लेनेशन, उनको मालूम ही नहीं है कि इसका आंसर गलत हुआ है, मिस्टेक हो गई है गलती से, तो ऐसे ही चलेंगे, उन्हीं को सब समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। इसीलिए अपन डिस्कशन रखेंगे, दैट विल बी 100% ऑफलाइन। क्लियर है? अपना कोई मतलब नहीं है। तो बताइए इधर भी आपके इस मोड में सिग्मा में अगर अपन बात करना चाहें, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। ये तो सिग्मा में पोलैरिटी दिखाई है, पाई में दिखाना है तो आप मोरियन की तरफ एक बार तोड़ लीजिए, तो आपको यहां से साफ साफ समझ में आने लगेगा कि आपका SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। बताइए, हमने एक दिन आपको बोला था SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाएगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो जो रेजोनेंस है वो वीबीटी का फंडा है। किसका फंडा है? वीबीटी का फंडा है। तो ये भी हमारे पास केसेस आ सकते हैं जहां पर आपको मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। कॉन्जुकेशन है, रेजोनेंस होगा। क्लियर है? उसके बाद कॉन्जुकेशन नहीं है तो दो केस आपके बता दिए, उसके अलावा आपके लेवल पर कोई केस, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रेजोनेंस कवर हो गया है, नहीं, रेजोनेंस तो अथाह है, लेकिन नीट और जेई के लेवल पर हमने क्लियर कर दिया है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। जैसे अगर हमसे पूछना चाहे CN- में रेजोनेंस है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं देयर इज पोलर पाई बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है कि नहीं है पोलरिटी, तो आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी कैसा था इस पर, नेगेटिव। न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन दोस्त आप रेजोनेंस के नाम पर प्लीज कुछ भी मत करिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो जवाब है नहीं। पाई बॉन्ड होने पर रेजोनेंस नहीं बोला मैंने, पोलर हो जाए तो काम चल जाएगा। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं रखता है। और आपको बताऊं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक शानदार क्वेश्चन है जहां पर एनसीईआरटी अपनी बातें करता है। आज जो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बाद वाला टॉपिक, मैंने उसको पहले पीडीएफ मतलब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, आप देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर आ चुका है। उसमें रूल भी मैंने अंडरलाइन भी किया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी केवल कितने रूल की बात करता है, दो, दो ही रूल की बात करता है। और जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ इनवैलिड बोलते हैं, मैं कल ही शेयर कर चुका हूं, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी से कोसों दूर हैं लोग, क्योंकि सबको पता है आजकल कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी। तो बस बातें करते रहो एनसीईआरटी की, बीच बीच में बच्चे को लगे कि एनसीईआरटी चल रहा है। और मैं आपको डे 1 पर क्लियर कर चुका हूं, जब तक नहीं बताऊंगा तुम केवल एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके पास पहले भी था जब सर बता रहे थे इस बात को, और ये एनसीईआरटी उनके पास भी थी पहले, लेकिन एनसीईआरटी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। को जब कोई जानता है ना तभी पता चलता है कि अच्छा ये बात भी इसने मेंशन की हुई है। तो एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा सकती, आपको पहले से बहुत कुछ आता है, फिर आप देखोगे अच्छा इतना पढ़ाना है, तब एनसीईआरटी एक्सप्लेन होती है। कर दिया है? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अब आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के रूल। अगर अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या सभी इक्वल स्टेबिलिटी की होंगी? अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं तो क्या सभी का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा? तो वो वाली बातें अब हम यहां पर करने वाले हैं। क्या सर टॉपिक एनसीईआरटी में है? यस, केवल थ्योरी लिखी हुई है, उसी के नीचे 4-5 पॉइंट लिखे हुए एनसीईआरटी ने, आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? उसमें लिखा भी है, इसका मतलब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसका डुप्लेट होगा। बहुत क्लियरली थ्योरी लिखता है वो। पर जब थ्योरी लिखी ना, क्वेश्चन नहीं दिया उसने एक भी कि यहां थ्योरी लिख दी। जब क्वेश्चन देगा तो थ्योरी नहीं लिखता है। कवर हर टॉपिक को करता है, उसके करने का अंदाज अलग है। मतलब ये टॉपिक पढ़ाना है, वो टीचर को बता रहा है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक, रूल्स टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगला टॉपिक, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है भाई, यहां से काफी टाइम से नहीं पूछा नीट ने। रूल्स टू डिटरमाइन the stability of rules to determine the stability of resonance structures. Rules to determine the stability of resonance
स्ट्रक्चर्स। क्लियर? आइए पहले आप लिख दीजिए, all resonating structures are not of all resonating structures are not of same stability. All resonating structures are not of same stability. All resonating structures are not of same stability. पहले आप इस बात को समझिए, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है। पहले ये समझेंगे तभी तो हम बातें कर पाएंगे। इसका मतलब किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की स्टेबिलिटी कम होगी। तो कैसे हम पता लगाएंगे? देयर आर सर्टेन रूल्स, उनके बेसिस पर हम उनकी स्टेबिलिटी की बातें कर सकते हैं। पहले मैं दो चार थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मोर स्टेबल आरएस, शॉर्ट में लिखेंगे आरएस मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मोर स्टेबल आरएस कंट्रीब्यूट्स मोर, more stable RS contributes more in resonance hybrid. More stable RS contributes more in resonance hybrid. कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, मतलब हाइब्रिड को उसको देखकर ज्यादा बनाएंगे अपन। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट आरएस contributes equal, equivalent RS contributes equal, equivalent RS contributes equal in resonance hybrid, equivalent RS contributes equal in resonance hybrid। अब आप समझे, इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन में होता है, जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इक्विवेलेंट आरएस इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? सेम। लिख दीजिए अगला पॉइंट, इक्विवेलेंट आरएस हैज इक्वल स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंट आरएस हैज इक्वल स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंट आरएस हैज इक्वल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, resonance hybrid is more stable, resonance hybrid is more stable, resonance hybrid is more stable as compared to any RS, resonance hybrid is more stable as compared to any RS। रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमें कहना चाह रहा है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, RS having same charges on adjacent atoms, RS having same charges on adjacent atoms, RS having same charges on adjacent atoms is least stable, is least stable, is least stable। RS having same charges on adjacent atoms is least stable। इस पॉइंट को समझिए, यानी कि कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ जाती है जिसमें एडजेसेंट एटम्स पर कैसे चार्ज हैं? सिमिलर चार्ज। वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव नेगेटिव। जैसे इस आरएस में देखो, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एडजेसेंट है कि नहीं है, और इन पर चार्ज कैसा है? एक जैसा। तो आप तो अच्छे से जानते हैं क्या कि अगर सेम चार्जेस नजदीक होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा या कम? एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो कोई भी ऐसी आरएस आपको मिल जाए जिसमें एडजेसेंट एटम्स एक जैसा चार्ज लेकर बैठे हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो ऐसी आरएस आपकी क्या रहेगी? लीस्ट स्टेबल। क्या रहेगी? लीस्ट स्टेबल। मतलब जब आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करोगे तो इस आरएस को उठा के स्टेबिलिटी में सबसे पीछे फेंक देना है और इसको ऐसे सर्कल कर लो, इसकी वजह से फेंका गया है। आगे बढ़ेंगे, अभी रूल शुरू नहीं हुए, अभी तो जनरल बातें हमारी चल रही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सीधी बातें करता है,
उसको लगता है कि इतना तो बच्चा जानता ही होगा, क्योंकि वो बच्चे को इतना जानता नहीं है। लिख दिया है। अगला पॉइंट, RS having positive charge on electronegative atoms. RS having positive charge on electronegative atoms. RS having positive charge on electronegative atoms like oxygen, nitrogen. RS having positive charge on electronegative atoms like oxygen, nitrogen with incomplete octet. With incomplete octet. With incomplete octet is least stable. With incomplete octet is least stable. अगर आपके ऑक्सीजन पर या नाइट्रोजन पर, आप मुझे एक सवाल और कर सकते हैं कि सर आपने फ्लोरीन को क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि बेटा फ्लोरीन आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ आएगा तो वारस में आई एक बॉन्ड बनाएगा, वो भी तोड़ के प्लस टिका दूंगा तो फिर आईओसी का क्वेश्चन हो गया, उसी का बचाई। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ही बात मैं करता हूं। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर मुझे पॉजिटिव से दिक्कत, पॉजिटिव अगर उस पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ है तो मैंने पहले भी बोला था ऐसी आरएस इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की हो जाती हैं, तो लीस्ट स्टेबिलिटी की हो जाती हैं। जैसे सर बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है कुछ इस प्रकार की। आपको ये नहीं सोचना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब कहां से बनकर आई है। मान लीजिए कभी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ गई है, तो अब आप देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहां पर आपका रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ तो वो आरएस लिस्ट स्टेबल रहेगी। तो इस टाइप के आरएस को उठा के सबसे पीछे फेंक देना। या फिर कभी अगर अपन बात करना चाहें नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, जैसे हमने कल भी बात किया था। मान लीजिए ये हमारे सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप गौर से देखिए इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है भाई। दो 4 2 6 पॉजिटिव चार्ज है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। तो ये वाली आरएस आपकी क्या रहेंगी? लीस्ट स्टेबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर एक मिनट, क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि कब इन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ होगा? हाँ, आप पहचान तो चुके हैं। अगर ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है तो समझ लो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका पॉजिटिव भी है और इनकम्प्लीट भी है। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है? 2 बॉन्ड के साथ। दोस्त इधर सुन, जो लोन पेयर मैं तुझे सजा सजा कर दे रहा हूं ना, एग्जामिनर नहीं देगा। अगर ये बता दिया तो सबको चमक ही गया कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। हमें पहचानना पड़ेगा ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड पर के साथ पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, तो ये वाला वही केस है। मतलब इस टाइप की आरएस आपकी क्या रहेंगी? लिस्ट स्टेबल। मैंने ये नहीं बोला कि एक सिग्मा और एक पाई होना चाहिए, बॉन्ड 2 होने चाहिए, चाहे एक सिग्मा एक पाई हो चाहे दोनों सिग्मा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो इस टाइप की आरएस आपकी लिस्ट स्टेबल रहेंगी। अभी भी कुछ लोगों ने उसको सही नहीं समझा है। मतलब अभी उनको लग रहा है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव से दिक्कत नहीं है। जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तो यहां पर भी है दोस्त, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव तो यहां पर भी है दोस्त, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो आप समझिए अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज इनकी कोवेलेंसी को बढ़ाकर आ रहा है, ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। अगर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है तो आपको परेशान होने की जरूरत, ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा। नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अगर 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत, ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों ही ऑक्टेट एटम्स का अगर अपन बात करना चाहें तो कंप्लीट ऑक्टेट है। क्या है?
कंप्लीट ऑक्टेट है। मुझे सबसे पहले एक बात बता दीजिए, आपको दिक्कत किस बात से है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव से या ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट से? पक्का? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया क्या? तो मैंने जो बोला है उस पर ध्यान देना है। आपके दिमाग में केवल नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव गया है। पॉजिटिव इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ आए तो लीस्ट स्टेबल। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला पॉइंट भी आपने यही लिखवाया सर, लिस्ट स्टेबल, ये भी तो दोनों में से कौन सा? तो आपके पास एट ए टाइम एक ही केस होगा, दोनों केस नहीं होते। जब आप आरएस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो उसमें या तो एक में ही आजू बाजू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर ऐसा आ जाएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये वाली तो वो आरएस हैं जिनको देखते ही उठा के आपको सबसे पीछे फेंक देना है स्टेबिलिटी में, फिर बाद में कंपैरिजन आप शुरू कर लेना। आजू बाजू सेम चार्ज दिखाई दे, सबसे पीछे जाने दो। क्लियर? ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव दिखे, पीछे जाने दो। नाइट्रोजन पर दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव दिखे, पीछे जाने दो, फिर कंपैरिजन शुरू करो। और कई बार नीट इतना इतना आसान क्वेश्चन देता है कि इसी से पता चल जाता है कि ऑप्शन में सबसे पीछे होते हैं, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस से आपको चीजें क्लियर होंगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अब आते हैं रूल्स। दोस्तों एनसीईआरटी बहुत ही, आप जानते हैं, लैंग्वेज में खेलने वाली बुक है। तो एनसीईआरटी एक लाइन में इतनी बातें लिख देती है कि बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है। तो हम उसकी लाइन रूल्स को पहले ब्रेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो मैंने 2 पॉइंट लिखाए हैं, पर एनसीईआरटी एक ही लाइन में दोनों को कवर कर जाती है। तो जब हम रूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रूल्स। तो इधर अगर अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, पहले आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल वाला पहला लिखेंगे। तो इधर अगर अपन बात करना चाहें, पहला हमारे सामने आएगा नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है, मतलब इस टाइप वाली फॉलो करने वाली आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस मिलेंगी। अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा आरएस विद विद अगर अपन बात करना चाहें फीवर नंबर ऑफ चार्जेस, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? ये लो, बुखार हो गया है इसको। आरएस विद फ्यू नंबर ऑफ, अब सही है बुखार? आरएस विद फ्यू नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसी आरएस जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम से कम है। हो सकता है आपकी आरएस कैसे निकल कर आ जाए? न्यूट्रल। अब इसको दोस्त ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर एक पर प्लस है और एक पर न्यूट्रल आ जाएगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चार्जेस का मतलब है ऐसी आरएस जिसमें प्लस माइनस ना दिख रहे हो या कम से कम दिख रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं कि देखते ही आंसर्स आएंगे। क्लियर? आंसर तो सबके आएंगे, कुछ के 3 घंटे 20 मिनट में, कुछ ज्यादा टाइम लेकर, कुछ के घर आने के बाद। आंसर सबके आते हैं नीट में। नीट ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं है कि जिसका आंसर ना हो। कुछ तो जब अपन घर पेपर देके लौट रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तभी पता चल जाएगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये होना था। तो आंसर सबके आते हैं नीट में। क्लियर? तो तुरंत कितने आप निकाल सकते हो, ये मैटर है। आरएस विद फ्यू नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे अगर अपन बात करें, इधर मैं लिखूंगा, अभी आपको नहीं लिखना है। मान लीजिए मेरे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास दी गई है, नंबर 1। एक अगर अपन बात करना चाहें, मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई है, नंबर 2। क्लियर? अब एनसीईआरटी खेलता है गेम। क्या गेम खेलता है? एनसीईआरटी ने पहला पॉइंट लिख दिया है, आरएस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो,
क्या मिलेंगे आपको? सेम। अब फंस गए हम। तो आप देखो, इस पर तो आपको चार्ज दिख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई चार्ज, आप टोटल चार्ज तो आरएस में सेम ही होगा, वरना तो आरएस ही नहीं हो सकती। तो चार्जेस का मतलब है प्लस माइनस। तो ये तो न्यूट्रल दिख रही है और इसमें चार्ज दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी में फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड। क्लियर हो गया है? ये हमारे सामने होना चाहिए, ये सबसे पहले हमें रखना है। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें, दूसरे नंबर पर हमारे सामने आ रहा है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। पहली आरएस ये रहेंगी, दूसरी आरएस ये रहेंगी। आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट, आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट, आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। या सीधा लिख देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, ऑफ ईच एटम। इसमें से आप एक को हटा दो, किसको? एक्सेप्ट किसको? हाइड्रोजन, क्योंकि उसका कभी हो भी, क्योंकि उसका डुप्लेट ही कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, तो कहता है फिर आप इस तरीके से बातें कर सकते हैं। मतलब सर हम समझे नहीं। अगर मान लीजिए आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी हुई है कुछ इस प्रकार की, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये गिवन है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये गिवन है, और आपसे पूछे कि बताइए दोनों में से कौन सी आरएस ज्यादा स्टेबल है। ये आरएस नंबर 1 है, ये आरएस नंबर 2 है। अब देखो ढंग से, अब अगर अपन बात करें, इसमें भी चार्ज कितना दिख रहा है? एक। प्लस है माइनस उससे को फर्क, इधर भी चार्ज कितना दिख रहा है? एक। तो पहले वाला पॉइंट यहां पर आपका काम नहीं करेगा। दूसरे वाला पॉइंट आप देखेंगे कि कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब उसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। कार्बन पर पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पहले बता चुका हूं लेक्चर 1 या 2 में ही। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। लेकिन यहां पर सभी का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव का मतलब इनकम्प्लीट नहीं होता है। अभी बताया, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब कंप्लीट, तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इसमें आपका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसका हो भी नहीं सकता। तो दोनों आरएस में से बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? योर सेकेंड आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। योर सेकेंड आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने ये दी गई है जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर अपन बात करना चाहें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने ये दी गई है जहां पर आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ चार्जेस से आपको साफ साफ दिखाई देगा, इधर भी एक चार्ज है, उधर भी एक चार्ज है ना? लेकिन इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट और उसमें ऑक्टेट कंप्लीट। हेलोजन पर 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, घबराने की जरूरत, अगर बॉन्ड बढ़ा के पॉजिटिव ला रहा है मत डर, घटा के लाए तो सोचना पड़ता है। क्लियर? तो बताइए फिर से 1 और 2 में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? योर सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हैं इस टाइप की आरएस तो लिस्ट स्टेबल होगी, 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव। आपके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। एक आरएस अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये दी गई है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पर। लेकिन आप समझिए ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो बताओ दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या होगी? ज्यादा। पक्का? नेक्स्ट मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें आपके कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसमें आपके ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैन यू टेल मी विच आरएस इज मोर स्टेबल? कैन यू टेल मी विच आरएस इज मोर स्टेबल? सेकंड, क्योंकि सेकंड में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और उसका हो भी कार्बन पर पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब एनसीईआरटी है 1.5 जाना, एनसीईआरटी इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर जाती है एक ही पॉइंट के अंदर, दोनों पॉइंट्स को कवर कर जाती है एक ही पॉइंट के अंदर। वो लिख देता है सिंपल, आरएस हैविंग, आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ,
maximum number of covalent bonds. RS having maximum number of covalent का मतलब उसका पाई से ही रहेगा, ध्यान रखना. Covalent bonds are more stable. तो कभी ये एक्सप्लेनेशन देना कहीं पर तो आप समझ जाना उसकी एक्सप्लेनेशन सही है. हमने उसी के ही पॉइंट को 2 पॉइंट में तोड़ दिया. जैसे आप बताओ इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 3. कितने कोवलेंट बॉन्ड है? और यहां पर कितने हैं? 4. तो जब कोवलेंट बॉन्ड आए ना, तो क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की आदत पड़ चुकी है मेहनत करने की, तो सारे काउंट करने लग जाते हो. मनरेगा का फॉर्म नहीं भरा है, नॉर्मली रेजोनेंस में सिग्मा पार्टिसिपेट, तो पाई काउंट कर लिया करो. जैसे इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितना है और इसमें कितने हैं? पाई 2, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड ऑटोमेटिक ज्यादा मिलेंगे. जैसे इस आरएस में कोई पाई बॉन्ड, लेकिन इस आरएस में पाई बॉन्ड है, तो ऑटोमेटिक कोवलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ गई है. सिग्मा मत काउंट क्या करो. क्यों? क्योंकि हम मेहनती ज्यादा हो गए हैं, और मेहनती 4 साल तक करते हैं मेहनत. नेक्स्ट इधर देखो, इसमें अब टोटल काउंट करने की क्या है, इसमें देखो पाई कितना है? ए, और इसमें पाई कितने हो गए हैं? 2. तो एनसीईआरटी अलग लेवल पर खेलता है भाई, उसकी क्लैरिटी अलग है. तो पहले दोनों पॉइंट लिखेंगे, याद रहे हम ऐसे ही 3-4 पॉइंट लिखने वाले हैं. हम प्रायोरिटी में अरेंज करके जा रहे हैं, पहले पर ये आएंगी, दूसरे पर ये आएंगी. जल्दी जल्दी सुलटाएंगे. ध्यान रहे, आप एक ही रूल से सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो इन रूल से आपके थोड़े से कंट्रोवर्शियल जा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, लेकिन आपके 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. और जो सॉल्व नहीं होंगे उनमें फंडा ही अलग लग रहा होगा. नीट में, जेई में आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, वो तुरंत होगा. क्योंकि आप देखिए कोवलेंट बॉन्ड यहां भी आप काउंट कर सकते थे, यहां पर आपको दोनों में क्या मिलेंगे? सेम. फिर फंस जाते हैं आप, क्योंकि आप एनसीईआरटी तो लिख देती है आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल. फिर आपको बताना पड़ेगा एक न्यूट्रल और एक चार्ज. फिर चार्ज में बहुत सारे बढ़ा देगा वो, कुछ ऐसे आरएस देंगे जिनमें चार्ज भरे हुए दिखेंगे, तो अपने देखते ही आंसर आ जाएंगे. किसी में चार्जेस दिखेंगे ही नहीं. मिनिमम टाइम में आंसर तक हमें पहुंचना होता है. यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम का खेल होता है. और बच्चा अलग समझ रहा होता है कि मुझे समझ में आना चाहिए, 1 मिनट के क्वेश्चन को 10 मिनट में करके फील लेता है कि मुझे समझ में आ गया. कोई फायदा नहीं हुआ. जल्दी जल्दी सुलटाएंगे. कोवलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ गई है. सिग्मा मत काउंट क्या करो. क्यों? क्योंकि हम मेहनती ज्यादा हो गए हैं, और मेहनती 4 साल तक करते हैं मेहनत.
नेक्स्ट इधर देखो, इसमें अब टोटल काउंट करने की क्या है, इसमें देखो पाई कितना है, ए, और इसमें पाई कितने हो गए हैं, 2। तो एनसीईआरटी अलग लेवल पर खेलता है भाई, उसकी क्लैरिटी अलग है। तो पहले दोनों पॉइंट लिखेंगे, याद रहे हम ऐसे ही 3-4 पॉइंट लिखने वाले हैं। हम प्रायोरिटी में अरेंज करके जा रहे हैं, पहले पर ये आएंगी, दूसरे पर ये आएंगी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ध्यान रहे आप एक ही रूल से सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो इन रूल से आपके थोड़े से कंट्रोवर्शियल जा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, लेकिन आपके 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जो सॉल्व नहीं होंगे उनमें फंडा ही अलग लग रहा होगा। नीट में जेई में आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, वो तुरंत होगा, क्योंकि आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी आप काउंट कर सकते थे, यहां पर आपको दोनों में क्या मिलेंगे, सेम। फिर फंस जाते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी तो लिख देती है आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। फिर आपको बताना पड़ेगा एक न्यूट्रल और एक चार्ज, फिर चार्ज में बहुत सारे बढ़ा देगा वो, कुछ ऐसे आरएस देंगे जिनमें चार्ज भरे हुए दिखेंगे, तो हमें देखते हैं आंसर आ जाएंगे, इसमें चार्जेस दिखेंगे ही नहीं। मिनिमम टाइम में आंसर तक हमें पहुंचना होता है, यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम का खेल होता है, और बच्चा अलग समझ रहा होता है कि मुझे समझ में आना चाहिए, 1 मिनट के क्वेश्चन को 10 मिनट में करके फील लेता है कि मुझे समझ में आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। सुलटा दिया क्या, आप सुलटा दिया क्या, और धीरे धीरे लिखो। आपने को कोई टाइम लिमिट में क्वेश्चन थोड़ी करने, वहां पे पूरी फैसिलिटी मिलती है, पेपर घर ले जाने देते हैं, वो कहता घर ले जाओ सॉल्व करके भेज देना, आप तो व्हाट्सअप कर देना हमें, कहां पोस्ट करवाओगे, कहां घूमोगे, और उनका रिप्लाई आएगा, अगले साल मिलते हैं। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आप देखना अगला, अगर अपन बात करना चाहें तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं, हम क्या पढ़ रहे थे, रूल्स की ना। तो पहले वाली स्टेबिलिटी वाला हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसी आरएस जिसमें कोई चार्जेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे वो आपकी ज्यादा स्टेबल रहेंगी, दूसरी ऐसी रहेंगी जिनमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन कभी कभी ये दोनों कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसी आरएस आ जाए, यहां पर ये हमारे सामने दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आरएस ये है और एक आरएस आपके सामने ये है, जिसमें इस पर तो कैसा आ जाएगा नेगेटिव और इस पर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये आरएस नंबर 1, ये आरएस नंबर 2। अब आपको इसमें तो चार्जेस दिख रहे हैं, लेकिन उसमें चार्जेस नहीं दिख रहे, पर आपको इसमें कार्बन का ऑक्टेट क्या दिखाई देगा, इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। तो आप एक ही पॉइंट से सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब आपको कई बार स्विच करना पड़ सकता है, पर एनसीईआरटी डेढ़ चाहना है, एनसीईआरटी ने लिख दिया आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, डेढ़ चाहना है कि बीच में तो तू फंसता रहे, अपने आप निकलेगा। तो अब बताओ ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑक्टेट पर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट क्या है आपका इनकम्प्लीट, पर इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। तो भले ही चार्जेस दिख रहे हो, तो जब ऐसा मामला फंस जाए, चार्जेस हैं और एक में ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है, तो आपकी इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। और ये गिने चुने केस होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, आपने ऐसे ही वाले एग्जाम्पल तो डिस्कस भी नहीं किए होंगे, एनसीईआरटी नहीं करता इनको डिस्कस। तीसरे नंबर पर अब हमारे पास आता है नंबर थर्ड, नंबर थर्ड इज द चार्ज लोकेशन। क्या आता है, चार्ज लोकेशन, चार्ज की लोकेशन। अगर कहता है चार्जेज हैं भी ना, तो कहां पर है जरा पहचान लीजिए, तब हम बात करेंगे चार्ज लोकेशन। और चार्ज लोकेशन को आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो, एक तो पॉजिटिव को लेकर और एक नेगेटिव को लेकर। पॉजिटिव की स्टेबिलिटी अलग तरीके से आएगी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी अलग तरीके से आएगी। तो वहां पर लिख सकते हैं चार्ज लोकेशन, पॉजिटिव ऑन लेस ईएन मोर स्टेबल, positive on less en more stable, positive on less en more stable। अगर चार्जेस दो ऐसी आ रहा है, दोनों में चार्ज दिख रहा है और पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव आपका कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, लेस en पर। आप जानते हैं आईओसी से, पॉजिटिव ऑन लेस en मोर स्टेबल। इसके सामने लिख दीजिए नेगेटिव ऑन मोर en मोर स्टेबल, नेगेटिव ऑन मोर en मोर स्टेबल, नेगेटिव ऑन मोर en मोर स्टेबल।
तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम्पल भी लेते हैं ना दोस्त, तो माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाले का तो एग्जाम्पल भी आप नहीं लेते। लेकिन हमें सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है, और अगर इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपैरिजन मुझसे करवाए तो आप देखो इनमें से ऊपर वाला कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? अगर हम पहली बात करें, पहला पॉइंट था नंबर ऑफ चार्जेस। देखो इसमें कितना चार्ज दिख रहा है, एक, उसमें भी कितना दिख रहा है, एक। फिर कहता है ऑक्टेट देखो, तो इसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अभी आप बाहर आके मेरी गर्दन पकड़ेंगे एक बॉन्ड के साथ, क्या नेगेटिव है ये? तुझे नहीं फर्क पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव से, तुझे बस एक बॉन्ड दिखता है। क्लियर? तो अगर सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव है तो आप मानकर चलें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑक्टेट नहीं पहचान पाओगे, आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी। तो सभी का ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट। नाउ यू हैव टू गो फॉर द चार्ज लोकेशन। और चार्ज लोकेशन में यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कि सेकेंड आरएस की स्टेबिलिटी फर्स्ट आरएस से क्या रहेगी, ज्यादा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये समझा रहा है ये पॉइंट। एनसीईआरटी भी लिखता है, पर केवल थ्योरी में। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें किसकी, कुछ इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। ये हमारे सामने है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पहली वाली आरएस। पॉजिटिव पर तो मैं जानता हूं आप बात भी नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल उठाते हैं। यहां पर हमारे पास OH आ जाए और यहां पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। नाउ यू कैन चेक इट आउट। आपके अभी तक के पॉइंट्स नहीं लगेंगे इसके ऊपर। पहला पॉइंट कहता है चार्जेस देखो, इसमें एक और उसमें भी एक, खत्म हो गया, वो तो नहीं डिसाइड कर सकता। दूसरा कहता है ऑक्टेट देखो, देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव कितने बॉन्ड के साथ, तीन, कंप्लीट। बाकी पर देखने की जरूरत थी, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव लेकिन कितने बॉन्ड के साथ, चार, कंप्लीट। कहता है वो भी डिसाइड नहीं करेगा। अब आ जाइए थर्ड पर, क्या देखो, चार्ज लोकेशन। बताइए कौन सा चार्ज है इस बार, पॉजिटिव। मैं बता रहा हूं, अपनी पिछले साल की नोटबुक उठा लेना, माइनस ही मिलेगा चार्ज लोकेशन के नाम पर, प्लस मिलेगा भी नहीं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और यहां पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर। आप बताइए कि किसकी ईएन कम है, पॉजिटिव कम ईएन पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं दोनों की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना चाहूं तो आपका सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। पक्का? अभी मेरी बातें खत्म कहां हुई है। अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वन, और ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है टू, और आपसे पूछा जा रहा है विच आरएस इज मोर स्टेबल। एक झटके में आंसर दो, फर्स्ट और सेकंड में से विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। फर्स्ट वाले हाथ उठाएंगे जल्दी से जल्दी, फर्स्ट वाले की फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाले हाथ उठाएंगे, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है? यस, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि आप चार्ज लोकेशन ऑक्टेट से पहले देख लेंगे, तीसरे नंबर पर आता है ये। क्लियर? आप एक दिन आएंगे मेरे पास दौड़ते दौड़ते कि सर बताओ पॉजिटिव कहां पर, कार्बन पर। सर बताओ पॉजिटिव कहां पर, ऑक्सीजन पर। सर बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेस एन पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। एक बात सुनिए, दोनों अलग कंपाउंड नहीं है, ये एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर है। जब आप ऐसे कंपेयर करते हो तो कंपाउंड अलग अलग हुआ करते हैं, ये एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर है और यहां पर पहले ऑक्टेट आता है। यानी कि चार्ज लोकेशन से पहले आपको ऑक्टेट चेक कर लेना चाहिए, वरना आपको साफ कर देगा। अगर ऐसा ही है तो यहां कहां चले गए थे भाई आप? इधर अगर अपन बात करें, पॉजिटिव किस पर है, नाइट्रोजन पर। पॉजिटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर। यहां कहां चले गए थे? पॉजिटिव किस पर है, कार्बन पर। पॉजिटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर। लेकिन इन बातों पर तभी ध्यान जाएगा जब मैं आपका ध्यान खींचूंगा, वरना वहां पर आप साफ मिलेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन ने हमें समझाया कि ओके, चार्ज लोकेशन से पहले ऑक्टेट को देख लेना है, बाद में देखेंगे कि चार्ज किस पर है। इसीलिए मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूं कि तीसरे नंबर पर इस पॉइंट को अप्लाई करना है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब मानकर चलो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सोचना ही नहीं है। बाकी में बॉन्ड गिनना, इसमें तो बॉन्ड गिनने की जरूरत भी नहीं है। क्या आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है अब चार्ज सेपरेशन का। किसका आता है? चार्ज सेपरेशन। एक बात बताऊं, रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन अच्छा होता ही नहीं है। अगर कहीं पर रेजोनेंस होते हुए चार्जेस दिखने लगे ना, तो वो अच्छा रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब वहां पर इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा, बजाय उसके कि जहां चार्ज सेपरेशन नहीं दिख रहे हो। तो यहां पर अगला आता है चार्ज सेपरेशन। अब इसमें भी दो बातें आती है। कितनी बातें आती हैं? दो, क्योंकि चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई प्लस प्लस माइनस माइनस एक जैसे हो गए, लेकिन एक प्लस और एक माइनस अलग अलग हो गए। तो इसमें लिखेंगे दो पॉइंट्स में, पहला पॉइंट लिखेंगे आर एस, आर एस having like charges, RS having like charges separated by maximum distance possible. RS having like charges separated by maximum distance possible. अगर एक जैसे चार्ज हैं तो जितने दूर होंगे उतने ही बढ़िया है। RS having like charges separated by maximum distance possible are more stable, आर मोर स्टेबल। कि कभी एक जैसे चार्ज आ भी जाए ना, तो जितनी दूर हो सके उतना बढ़िया है। नीचे वाले में अब क्या बताओ, अपोजिट कितने होने चाहिए? नजदीक। लिखेंगे नीचे वाले में आरएस हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, RS हैविंग ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट का मतलब समझते होंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, प्लस माइनस। RS हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एज क्लोज एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल, जितने नजदीक हो सकते उतने नजदीक हो। RS हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एज क्लोज एज पॉसिबल आर मोर स्टेबल। कैसी RS? जिसमें अपोजिट चार्ज जितने नजदीक हो सके उतनी ही वो क्या होंगी? ज्यादा स्टेबल। अब आप जानते हैं थ्योरी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उस पर क्वेश्चन ना करें। आप जरा ध्यान से सुनना, हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही हैं कुछ इस प्रकार से। आपको अब इससे कोई मतलब नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी, आपको तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। आपको कह दिया गया है कि ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो अब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन कीजिए। आइए पहला पॉइंट लगाइए। पहला पॉइंट कहता है ऐसी आरएस जिसमें कम से कम चार्ज होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। कितने चार्ज दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? हटाओ, पहला पॉइंट काम का नहीं है। दूसरा कहता है कि वो आरएस जिसमें मैक्सिमम एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर? तो इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो पहले तो उस पर ध्यान दो जिस पर पॉजिटिव है, वही दिक्कत होती है हमें। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव 3 बॉन्ड के साथ है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट है। सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ये पॉइंट भी काम नहीं करेगा। फिर अगला पॉइंट आता है चार्ज लोकेशन। बताइए पॉजिटिव दोनों में किस पर है? बताइए नेगेटिव दोनों में किस पर है? ये भी काम नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं, कोई आपको कोई एक पॉइंट डिसाइड करके जाएगा। अब आता है चार्ज सेपरेशन। यहां पर अपोजिट चार्जेस क्लोज है, यहां पर अपोजिट चार्जेस दूर है।
इसका मतलब पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे वाले से क्या रहेगी, ज्यादा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए, कहना चाह रहा है ये पॉइंट। जल्दी जल्दी नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कौन से पे पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए क्या? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब आप बोलोगे क्या सर ये पॉइंट लिखा है? हाँ लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी लिखता भी ऐसे है कि समझ, किसी के पास टेलीग्राम है तो आप चेक कर सकते हो, उसने आखिर जो मैंने शेयर किया उसमें आखिरी लिखा हुआ है मोर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मोर स्टेबल आरएस, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहा है कि अगर कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन है तो उनकी स्टेबिलिटी से भी आरएस की बातें की जा सकती हैं। सर हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कुछ इस तरीके की बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हमारे सामने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या है? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों इसको समझाने के लिए मुझे मुझे हल्का सा आगे का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लेना पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो बात बोलूंगा आप ड्रॉपर हैं उस बात को जानते होंगे। आप देखो अभी तक का कोई पॉइंट इन पर नहीं लगेगा, अभी तक का कोई भी पॉइंट इन पर नहीं लगेगा। कैसे? पहला पॉइंट बोलता है नंबर ऑफ चार्जेस देखो, या मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड देखो। आप फाइंड आउट करोगे कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। अब देखो मैंने एनसीईआरटी के उस पॉइंट को कवर किया है, अभी भी मैं उसी बात के साथ जा रहा हूं कि वो आरएस जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना थोड़ी देर पहले वाला, इधर अगर अपन बात करना चाहें सीओ वाला, तो वो आपके मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ये देखो इसमें कितने बॉन्ड हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। तो मैंने पीछे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट आपके इन दोनों पॉइंट्स को क्लब कर रहा है। चलिए अब अगर अपन बात करना चाहें तो इस पर चल रहे हैं, तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम मिलेगी। दोस्त जब भी कोवेलेंट बोले ना पाई काउंट क्या कर, मजदूरी करने की जरूरत, ऐसे ऐसे मास्टर काउंट करके 3 3 6, मैं नोटंकी की जरूरत, बच्चा बैठ कर फील हो रहा अरे मजा आ गया भाई, ऐसे करेगा एक क्वेश्चन होगा 5 मिनट में क्लियर। तो पाई बॉन्ड इधर कितना है, इधर भी कितना है, हट्टा। दूसरा अगर अपन बात करें ऑक्टेट, इधर बता कार्बन का इनकम्प्लीट एक एटम, उधर भी एक ही एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। अगले पर आ चार्ज लोकेशन, कार्बन पर सेम एटम पर है, हटा। चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, सेपरेट होने के लिए दो तो होने, तो चार्ज एक है, तो चार्ज सेपरेशन का पॉइंट ही, अभी तक के सारे पॉइंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब लोग कहते हैं एनसीईआरटी ने नहीं दिया, दिया है, नीचे लिखा हुआ है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ये एनसीईआरटी है, ऐसे समझ में थोड़ी आएगी। तो अब आप देखो ये जो आपका कार्बोकेटाइन है ना, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये आपका है एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस पर एक शानदार क्वेश्चन एग्जाम्पलर ने भी दिया है जिसका आंसर गलती से गलत चला गया है, और सारी दिन जितने भी मैंने बुक देखी है ना जिन्होंने उसके सॉल्यूशन दिए सबने आंसर गलत दिया है। जो एग्जाम्पलर ने आंसर दिया उसी को समझा दिया, और वो समझा रहा है तो मतलब जिसको हल्की सी केमिस्ट्री आती है उसको भी समझ में आ जाता है बात गलत बोल रहा है। क्लियर? तो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज को मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि यस आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, क्योंकि इसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच है जो डिस्पर्स करेंगे चार्ज को। क्लियर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कभी रेजोनेंस से नहीं आती है कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा उसमें, ये कभी नहीं चलता है। रेजोनेंस का एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो आप या तो इंडक्टिव से एक्सप्लेन करो इसको या हाइपर से। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा। इसका मतलब अगर अपन बात करना चाहें 2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, 1, और ये भी एनसीईआरटी के दायरे में। मैं यही रुक जाता हूं अक्सर, क्योंकि एनसीईआरटी बस इतनी बात कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन फिर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बेंजोनोइड की बातें होती है, मैं नहीं पढ़ाता नॉर्मली, फिर बच्चा लाके पूछता है देखो सर उस पेपर में आया था, अरे उस पेपर में आया था ये तो कवर कर ले पहले जो एनसीईआरटी में है।
या उन सर ने ये पढ़ा दिया है। मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरे को बताया उतना ही मेरे को आता है। मैं उतना बताता हूं जितना नीट में आता है। सुलटा दिया है क्या? इसी प्रकार से नेगेटिव की भी हम बात करेंगे, लेकिन आप इस पर ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिस्कस नहीं किया है। जब हम डिस्कस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि केवल इंटरमीडिएट की डिग्री अलग अलग है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी, तो हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको काफी बच्चों के पूछने के बाद इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ाता था, जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो कॉपी कर ही रहे हैं। अच्छे बैच में इनको डिस्कस करते थे, मतलब जिनका टारगेट 100% 720 होता था। ये बच्चे अलग होते हैं भाई, आप समझिए इस बात को। उनको कितना पढ़ा दो, उनको रिवीजन की दिक्कत, उनको भूलने की दिक्कत नहीं होती है। हर किसी का ब्रेन एक जैसा नहीं है। हम जिस बैच में चल रहा हूं उसमें मेरी पहली प्रायोरिटी उसका सिलेक्शन करवाना। पहले वो अपना सिलेक्शन इंश्योर करे, उसके बाद 720 के बारे में सोचे। कितने बच्चे हैं जिनके 700 प्लस माइनर में स्कोर हुए हैं बताइए? एक बच्चा है, बताओ। एक भी माइनर में बताओ जिसके, एक बच्चा। और अगर मैं 720 का कंटेंट इस बैच में फेंक दूं तो जिनके सिलेक्शन होने हैं ना उनको भी रोक दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं साफ बोलता हूं इसमें कि मेरा कंटेंट बैच वाइज चलता है। बच्चे देखकर किसके लिए क्या है, क्या खाना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना है। आप भूखे पेट आ गए ना तो बैठ सकते हो 1.5 घंटे इस क्लास में, गलत खा के आगे बार बार बाहर जाना पड़ेगा। तो गलत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए कहता हूं फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। एनसीईआरटी पर टिक के चलते रहिए, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, पर एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना भी कहीं रिक्वायरमेंट हो तो अलग बात है, बाकी नहीं है। जैसे इस पॉइंट को अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, जब से पढ़ाना शुरू किया तब से अच्छे बैच में इसको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन दोस्त इसका बहुत मतलब है नहीं। ना तो एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है, ना एग्जाम्पलर में कोई क्वेश्चन है, ना आज तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? लिखिए 6 पॉइंट। ये आपका चलता है किसके अंदर? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। लिखिए फॉर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फॉर पॉलीसाइक्लिक aromatic hydrocarbons, the RS comma लगाकर the RS having greater number of the RS having greater number of calculebenzenes, the RS having greater number of calculebenzenes is more stable. The RS having greater number of calculebenzenes is more stable. कहता कभी पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाए तो उनमें कैसे कंपेयर करना है कि वो वाली आरएस ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें कुछ लोग बोल देते हैं बेंजीनोइड। कौन सी बेंजीन? कैकुले वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर जिसमें क्या होंगी? ज्यादा। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास नेफ्थलीन है, क्या है? नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन की बेटा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, मतलब 3 मेजर कंट्रीब्यूटिंग। उसमें से एक तो आपके सामने ये बना दी है मैंने, ये भी नेफ्थलीन की वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी आपके सामने नेफ्थलीन की वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर मुझे कंपेयर करना पड़ जाए, तो अभी तक का कोई पॉइंट वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे एस से कवर हो जाएंगे, अभी तो बहुत खेला बचा हुआ एरोमेटिक का, लेकिन वो जाएगा ही नहीं वहां तक। अब दोनों आरएस में लगाओ, नंबर ऑफ चार्जेस 0 0, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट, नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज लोकेशन, नो इंटरमीडिएट। सारे पॉइंट रुक गए कि नहीं रुक गए? अब आपको देखना पड़ेगा। तो अब क्या कहना चाहता है कि इस टाइप के कंपाउंड्स में जिनमें एरोमेटिसिटी की बातें होती हैं, जिनमें ज्यादा बेंजीन स्ट्रक्चर दिखे, कौन सी वाली? कैकुले वाली, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। जैसे अगर मैं इस वाली रिंग को छुपा लूं, ये देखो, तो अब आपको कैकुले वाली बेंजीन कितनी दिख रही है? एक ही दिख रही है। अगर मैं इसको छुपा लूं तो बताओ अब क्या कैकुले वाली बेंजीन दिख रही है आपको? तो एक को छुपाने पर एक रिंग में कैकुले वाली बेंजीन दिखाई दे रही है।
इसमें मान लीजिए अगर मैंने इसको छुपा लिया इधर वाले रिंग को, तो क्या अभी भी बेंजीन कैलकुले वाली दिख रही है? और अगर मैंने इसको छुपा लिया तो भी बताइए अभी भी दिख रही है? तो इसमें दो कैलकुले जैसी बेंजीन दिखाई दे रही है। एक तो आपको यहां पर तो बस यही दिखाई दे रही है, इसमें ये भी दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई। तो कहता है जिसमें ज्यादा कैलकुले वाली बेंजीन स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि इन रूल से आप सारी बातें कर लोगे, नहीं। मैं तो कहता हूं यहां तक अगर आप रुक गए आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये पढ़कर भी आपने कुछ खास फर्क नहीं डाला है क्योंकि एग्जामिनर आपसे बात नहीं करने वाला। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको दनादन उनके आंसर्स करने हैं। सुलटा दिया है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of stability. Arrange the following in decreasing order of stability. सारी आरएस ही है तो सीधी बात कर ली है। और क्वेश्चन को किस फॉर्म में पूछा जा सकता है? अगला, अरेंज द फॉलोइंग, और दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकता है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग आरएस in decreasing order of their contribution. Arrange the following RS in decreasing order of their contribution towards resonance hybrid. Towards resonance hybrid. तो आप अवेयर हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब रियल मॉलिक्यूल्स जैसा ज्यादा दिखाई देता है। Arrange the following RS in decreasing order of their contribution towards resonance hybrid. कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा और किसका कंट्रीब्यूशन कम। लीजिए क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, अब दनादन सॉल्व होने चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि यहां से यहां कैसे गए आप। क्लियर? आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी गई है, आपको अपना दिमाग अब चलाने की जरूरत नहीं है। लीजिए 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर के।
जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको बेहतरीन आपके मॉड्यूल ईएलपी में मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं। कोशिश करता हूं कि दोनों में कॉमन क्वेश्चन ना हो, आपके नोटबुक में वो आए जो ना मॉड्यूल में हो ना ईएलपी में हो, सो दैट आपको हर क्वेश्चन वहां नया दिखे और आप अपना दिमाग लगा सके। आइए पहले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। मुझे तो आप बता दो सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो मैंने आपको रूल ऐसे बताए हैं दोस्त कि देखते ही आंसर आएंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही, बाकी सब में प्लस माइनस दिख रहे हैं। हालांकि एक दो एक्सेप्शन भी है उसके, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछेगा नहीं, मुझे मालूम है इस बात का। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कोई ऐसी आरएस है जो लीस्ट स्टेबल हो? लीस्ट आप बताइए। लीस्ट स्टेबल दो ही बताई थी मैंने, देखते ही लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में डालनी है। एक तो एडजेसेंट एटम्स पर एक जैसा चार्ज दिख रहा है, नहीं। दूसरा ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव। तो आप बताइए, इसको गौर से देखो, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, उठा के सबसे पीछे गया, फोर्थ सबसे पीछे। अब देखो आपको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें भी कितने चार्ज दिख रहे हैं? दो। इसमें भी कितने दिख रहे हैं? दो। पर आप देखो इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बाकी इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर भी आप जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनको। अब कुछ दिन बाद आओगे, सर यहां पर भी तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ये नहीं देखा। अरे देखा इसलिए तो पीछे फेंका इसको, पहले देख लिया उसको तो हमने। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड। और फिर कौन आएगा? थर्ड। दो कोड़ी का सवाल। आगे बढ़िए, किस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप बताएंगे। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो चार्ज नहीं दिख रहा है भाई, पहला सबसे आगे। आप ढूंढो कोई लिस्ट वाली तो है क्या? है ना, आखिरी ये रहा। ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? 6, पॉजिटिव चार्ज के साथ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद पॉजिटिव, लीस्ट स्टेबल। तो थर्ड को उठा के सबसे पीछे, तो ऑटोमेटिक सेकंड बीच में ही आएगा। यानी कि यहां कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है पॉजिटिव के साथ, वहां ऑक्सीजन का। तो कार्बन का तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा, ऑक्सीजन का बर्दाश्त, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज के साथ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें, सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ये सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसकी? फिनॉल की। तो बताइए दोस्तों, आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होनी चाहिए? या तो 1 या 5th, क्योंकि इनमें चार्ज ही, तो जो बातें बताई वो एक्सक्लूसिव है। या तो फर्स्ट या 5th, दिखते ही आंसर आएंगे आपको। अब इन दोनों में से कौन होगा? दोनों इक्विवेलेंट है। सेम बना दी क्या मैंने? मेरी मिस्टेक है। क्लियर? तो यहां पर डबल, यहां डबल, यहां डबल, अब हो गई है इक्विवेलेंट। तो आप देखो फर्स्ट एंड 5th कैसी हैं? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी सेम होती है, तो इनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी सेम। तो अगर अपन बात करना चाहें फर्स्ट एंड 5th की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सेम। पक्का? अब आगे बढ़ो। आगे अगर अपन बात करें, दो चार्ज दो चार्ज दो चार्ज, ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। चार्ज लोकेशन देखो, ऑक्सीजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर प्लस, ऑक्सीजन प्लस, सेम पर है सर। नेगेटिव देखो, कार्बन पर लोकेशन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सेपरेशन देखो, तो यहां प्लस माइनस में सेपरेशन कम, यहां ज्यादा, यहां फिर कम। कुछ बोलते हैं सर मैं सेपरेशन ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, तो भाई बताओ इस एटम के और इस एटम के बीच में कितना एटम आया है? एक।
और इस एटम के बीच में कितने एटम, 1 2 3, तो यहाँ सेपरेशन ज्यादा, यहाँ सेपरेशन, ऐसे देख लो डिस्टेंस, क्लियर, इससे बेसिक नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में डिसाइड हो गया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इन दोनों में भी डिसाइड हो गया उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करें, सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करें, इक्विवेलेंट टारस हैव सेम स्टेबिलिटी, तो आपके सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम, पक्का, जी हाँ। और फिर बच गया कौन बेचारा, थर्ड, तो सबसे पीछे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? बहुत आसानी से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने हो गया स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारे सामने चलेगा एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई डिस्कशन नहीं है, पर आपने वर्ड सुने हुए हैं और ज्यादातर सुनने की वजह से क्वेश्चन गलत करते हो, सही का तो पता नहीं, क्योंकि आपने सही तरीके से उनको सुना नहीं। एग्जामिनर उस लेवल पर जाता नहीं, अलग बात है, चला जाए तो सुलटा दे हमको। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा हल्का सा, दैट इज एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। विदाउट डेफिनेशन चलेंगे इसमें हम, कोई मतलब, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए एक्सटेंडेड एंड क्रॉस में तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलूंगा, उनके थ्रू समझाऊंगा कि किस में एक्सटेंडेड है और किस में क्रॉस है। तो इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एग्जांपल चलेंगे कौन से कॉन्जुगेशन के, एक्सटेंडेड के। यहां पर हमारे सामने चलेंगे एग्जांपल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के, और यहां पर हमारे सामने चलेंगे एग्जांपल किसके, क्रॉस कॉन्जुगेशन के। यहां पर हम बात करेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन के, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंपैरिजन होता हुआ चलेगा। आइए सबसे पहले वाले पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने इस टाइप का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है, इस टाइप का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन? अल्टरनेट है सारे के सारे, गौर से देखो, सारे के सारे क्या है, अल्टरनेट। ये देखो पाई बॉन्ड, फिर है नहीं है से फर्क नहीं पड़ता, फिर पाई बॉन्ड, है से नहीं से फर्क नहीं पड़ता, फिर पाई बॉन्ड। तो इस तरीके का जब सिस्टम चलता है उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड। अगर हम इधर बात करना चाहें तो हमारे सामने अगर ये सिस्टम ऐसा आ जाए तो इसे हम कहते हैं क्रॉस। क्या कहते हैं, क्रॉस। देखने से पता चल जाएगा, डेफिनेशन भी मुझे आती है। इफ A and B are in conjugation, B and C are in conjugation, but A and C are not in conjugation, then it is known as cross। लेकिन तेरे काम का उसको लिख रहा है जो एनसीईआरटी बात ही नहीं करता है। तो मैं कुछ समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बातें आपने गलत इंटरप्रेट की हुई है, उनको ठीक करने के लिए मैं टॉपिक को लेता हूं हमेशा ही। तो यहां पर देखो, ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? आप बताइए फिर से, ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? क्या ये दोनों कॉन्जुगेशन में है? बिकॉज दे आर नॉट अल्टरनेट। डबल फिर नहीं है, फिर भी नहीं है, जो कि होना, लगातार दो सिग्मा आ गए बीच में, कॉन्जुगेशन अब नहीं है। तो ये और ये आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन ये और ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये और ये भी। अगर मैं इसको पाई बॉन्ड को x बोल दूं, इसको y बोल दूं, इसको z, अब समझो x एंड y इन, y and z in, but x and z are not in, this type of conjugation is known as cross conjugation। अब सुनना ध्यान से, जब नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो, जब नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम, तब एक्सटेंडेड और क्रॉस में मॉलिक्यूल को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कई बार हमें ऐसी बातें करनी पड़ सकती है कि रेजोनेंस किस में ज्यादा स्टेबलाइजिंग है। यहां पर भी कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यहां पर भी टोटल कितने हैं, 3। पर आप सोचो इसमें एट ए टाइम कोई 2 ही कॉन्जुगेशन कर पाएंगे। कैसे समझाओ सर? मान लीजिए अगर ये पाई बॉन्ड इधर गया तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, अब इन दोनों ने रेजोनेंस किया, ये नहीं कर पाए बेचारा। अगर मान लो सर वो वाला करे तो ये पाई बॉन्ड इधर गया तो फिर ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा, इधर, अब ये नहीं कर पाएगा। तो एट ए टाइम कोई 2 ही कॉन्जुगेशन में चल रहे होते हैं, इसलिए यहां पर आपका डिलोकलाइजेशन थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, आप जानते हैं जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जा सकता है और ये साइमल्टेनियसली इधर जा सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब ऐसा सिस्टम हो जहां पर
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम। तो एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस में किसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा आएगा, तो आपका एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा, इसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा आएगा बाई रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन किस में ज्यादा आएगा, एक्सटेंडेड में। तो यहां पर आपका कॉन्जुगेशन कैसा है, एक्सटेंडेड, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर आपका कॉन्जुगेशन कैसा है, क्रॉस। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक बात फिट हो जाती है, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस, और यहां से वो रायता फैलाना शुरू कर देता है। दोस्त अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं अपनी बात को इस प्रकार से, यहां पर कौन सा है आपका एक्सटेंड मतलब क्रॉस, और यहां पर आपका क्रॉस नहीं है। अगर मैं पूछूं दोनों में से किस में स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस ज्यादा है, इसी में ही ज्यादा है। लेकिन सर क्रॉस, तो तूने पूरा ठीक से नहीं पढ़ा ना, क्योंकि तू तो चिल्लाने में रह गया, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस। कब कंपैरिजन की बातें होती हैं, यहां पर 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में टोटल, यहां पर 2 ही है दोस्त। आगे बात समझ में, नहीं सर यहां तो 2, हमें यहां तो 2 ही कर पाएंगे ना एट ए टाइम, तो यहां पर भी एट ए टाइम 2 ही कर रहे हैं ना, तो इसमें 2 तो हमेशा ही करेंगे एट ए टाइम। लेकिन इसमें अगर इधर करना चाहें तो टोटल कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 3। तो जब आपका ये कंपैरिजन सही रहता है एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस, जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या हो, सेम हो। क्लियर, तो ये बात आपको नहीं पता होती, बस आपके दिमाग में एक बात बिठा दी जाती है, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस, फिर केटायन एनायन की स्टेबिलिटी में फिर रायता फैला देते हो भाई लोगों। क्लियर, इस टाइप के आपके सामने केटायंस दिए जाते हैं ये, और एक आपके सामने केटायन दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप पूछेगा कि बताइए कौन से वाले केटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन से वाले केटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बच्चा बोलेगा क्रॉस एक्सटेंडेड, अबे दिमाग से पैदल एक ही मॉलिक्यूल क्या रहा सब हो। ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, बाहर आके पूछता है, मैं नाम नहीं लेता ना जिस बैच में एक्सटेंडेड क्रॉस, बाहर आके 10-12 जरूर पूछते, चेक करते हैं कि जो मैं जानता हूं ये जानता है कि नहीं जानता। हालांकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं, अगर तू जानता है और तुझे लगता है मैं नहीं जानता, तो तू फिर मेरे बारे में नहीं जानता। सीधी सी बात है, मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकता हूं। अब आप देखो, इसमें आप एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस का फंडा, बिकॉज दीज टू आर आर एस। कैसे, ये देख, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड। और 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कभी रेजोनेंस से नहीं समझाई जाती है। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नो। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यस। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यस। पता ही नहीं होता, बस एक्सटेंडेड क्रॉस समझ चमका दिया, हर जगह दनादन लगाए जा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होता है भाई। आइए अगले एग्जाम्पल से अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें कर सकते हैं, आपको देखने मात्र से ही पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का कॉन्जुगेशन है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा है ये, एक्सटेंडेड। मतलब आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एक्सटेंडेड। पर इतने ही पाई बॉन्ड के साथ आप क्रॉस भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, क्रॉस भी बना सकते हो। अब देखो एट ए टाइम सीओ के साथ कोई एक ही पाई रेजोनेंस करेगा, या तो आपस में ये दोनों बात है, मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकता हूं। अब आप देखो, इसमें आप एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस का फंडा, बिकॉज दीज टू आर आर एस। कैसे, ये देख, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड। और 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कभी रेजोनेंस से नहीं समझाई जाती है। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नो। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यस। आर दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यस। पता ही नहीं होता, बस एक्सटेंडेड क्रॉस समझ चमका दिया, हर जगह दनादन लगाए जा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होता है भाई। आइए अगले एग्जाम्पल से अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें कर सकते हैं, आपको देखने मात्र से ही पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का कॉन्जुगेशन है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा है ये, एक्सटेंडेड। मतलब आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एक्सटेंडेड। पर इतने ही पाई बॉन्ड के साथ आप क्रॉस भी बना सकते हो।
क्या बना सकते हो, क्रॉस भी बना सकते हो। अब देखो एट ए टाइम CO के साथ कोई एक ही पाई रेजोनेंस करेगा, या तो आपस में ये दोनों रेजोनेंस कर सकते हैं या फिर आपस में एट ए टाइम ये दोनों रेजोनेंस कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस टाइप के को एक्सटेंडेड और इस टाइप के को क्रॉस कहते हैं, देखते ही पता चल जाता है। जैसे यहां पर आपके मॉलिक्यूल में किस तरीके का कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड। आप जानते हैं लोन पेयर, बताइए कितना लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर है, तेरे काम का कितना है, एक, बाकी भूल जा, नहीं है तेरे लिए। तो बताइए ये आपका इधर जाएगा, ये फिर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चले। लेकिन अगर ये यहां पर कुछ इस तरीके का हो जाता, तो अब जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए यहां पर आप किस प्रकार से यहां बात करते, क्या ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर को रेजोनेंस करवा देते ना? अब मैंने बताया था ना, कभी सोचो ये XY से बना देते हैं, ये सॉरी PX से बना दें और वो PY से, तो एक इधर करवा दो एक उधर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तू तो मान के चल एक है ही, एक ही है तेरे लिए। तो अब ये अगर इधर रेजोनेंस करेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ नहीं करेगा, और अगर उधर रेजोनेंस करेगा तो जाहिर सी बात है फिर इधर रेजोनेंस, इसे कहते हैं क्रॉस। क्लियर? आप देख सकते हैं दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस की बातें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती हैं, और वो वहां भी जहां पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में सेम टोटल। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है क्या? पता है इस टॉपिक के ना जानने से आपका कोई नुकसान नहीं था, लेकिन गलत जानने से आपका नुकसान था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे कभी ना कभी पूछ सकता था। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, क्योंकि एनसीईआरटी खुद कहता है मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर स्टेबल आरएस, तो हम गड़बड़ कर देते हैं वहां पर। किसके चक्कर में? एक ऐसा टॉपिक पढ़ा जो आपके सिलेबस का भी नहीं था, ऊपर से आपने गलत इंटरप्रेट किया उस टॉपिक को। आगे बढ़ सकते हैं? बस इसमें इतना ही, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं, देखने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा ये एक्सटेंडेड और ये क्रॉस। अगला हमारे सामने आता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या आता है? रेजोनेंस इफेक्ट। दोस्त अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो रेजोनेंस को डील कर रहे थे। रेजोनेंस अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग चीज है। आपने, आप में से आधे लोगों ने ये सोचा भी नहीं है कि कब रेजोनेंस इफेक्ट होता है और कब रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है। कई बार मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि एनसीईआरटी बहुत ही क्लियरली मेंशन करता है, पहले रेजोनेंस चल रहा होता है उसका, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पर आता है। और रेजोनेंस इफेक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। बैक टू एनसीईआरटी, पिछले वाला एनसीईआरटी से नहीं था। रेजोनेंस इफेक्ट, आप में से आधे से ज्यादा तो रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन भी नहीं जानते हैं। अब मत बोल देना कि किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन जाए, वो रेजोनेंस होता है। अब हम बातें कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। कई बार इसको रेजोनेंस इफेक्ट और कई बार हम इसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसको कह देते हैं। इन शॉर्ट इसको हम कैसे लिख देते हैं? आर इफेक्ट एब्रीवेशन पर, और उसको क्या लिख देते हैं? एम इफेक्ट। तो आपको पता चलना चाहिए कि एब्रीवेशन इस्तेमाल में लिए गए हैं, क्योंकि आप इधर उधर से क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार एब्रीवेशन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। देखिए इफेक्ट एक अलग चीज है। इफेक्ट कब आएगा मॉलिक्यूल के अंदर? जब आप रेजोनेंस करवाएं और मॉलिक्यूल में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन्स बनने लगे, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगे या फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगे किसी ग्रुप के जुड़ने से, और ये आते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। जब आप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर, जब आप किसी
कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर किसी एटम या ग्रुप को जोड़ो तो वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बनाने शुरू कर देता है, यानी कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप कर देता है वो, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट दिखाई देगा जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करना चाहें, क्या आपको बेंजीन में रेजोनेंस है? हाँ। क्या बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट है? ना। कॉन्जुगेशन है? जी हां, पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। हाई लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स यहां पर नहीं है। पर जब आप बेंजीन पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे, जैसे ही मान लो आपने कौन इंट्रोड्यूस कर दिया? OH, अब आप देखना इस मॉलिक्यूल में आपने पोलैरिटी डेवलप कर दी है, इंडक्टिव से नहीं, रेजोनेंस से। कैसे? अगली क्लास में और बेटर करूंगा। लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। अब देखो आपने इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बना दिया है। क्लियर? फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो इन कार्बन्स पर तो आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, लेकिन भाई इस पर तो आपने कुछ भी, तो लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन क्रिएट कर दिए ना। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में अब आ चुका है रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस होने से पोलैरिटी आ गई है। और आप जानते हैं जब फिनोल का डायपोल मोमेंट आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें रेजोनेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन जब आप इसकी पैरा पर एक बार डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, एक बार विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। गलती से अगर रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन को स्टेटमेंट में डाल देना, जनता साफ। अगली बार फिर उसको अंडरलाइन करते हुए हम नजर आएंगे, क्योंकि हमने उसको कभी समझाई। सीधा रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर माइनस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस नेगेटिव रेजोनेंस वर्ड में भी लिख देना तो भी आधी जनता परेशान हो जाएगी। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, क्योंकि जीवन तो प्लस आर और माइनस आर में। तो अगली क्लास से आपके पास +1 एनसीईआरटी होनी चाहिए। +1 एनसीईआरटी जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट मैं बंटवा दूंगा बेटा, कौन सी बड़ी बात है।